हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 6 मार्च। आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहला है तांबे को लेकर। तो हुआ क्या है, भारत ने जाम्बिया में 9000 वर्ग किलोमीटर के तांबे को ब्लॉक को हासिल किया है। अब ऐसा क्यों किया है कि भारत को क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम तांबे को विदेशों में खोज रहे हैं। तो ज़रूरत ये है कि भारत में तांबे की उतनी उपलब्धता नहीं है, ना हमारे पास तांबा उतना उच्च मात्रा में है। तो तांबे की उपलब्धता कम है, उच्च मात्रा। और आने वाले समय में चूँकि हम इलेक्ट्रिक चीज़ों की ओर जा रहे हैं, तो चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ हो, सब में तांबा यूज़ होता है। क्योंकि हम देखते हैं घरों में भी लाइटों में क्या यूज़ होता है, तांबे के तार यूज़ होते हैं। तो भारत भी अब क्या कर रहा है, विदेशों में तांबे की जो खदान है उन्हें खरीद रहा है, ताकि तांबे की कभी हमारे यहाँ कमी ना पड़े। अब जिस देश में हमने खरीदा है उस देश का नाम है अभी जाम्बिया। तो जाम्बिया ये वाला एरिया जाम्बिया रहेगा। यहाँ ऊपर DRC है, जो दुनिया का दूसरा तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है तांबे का। तो उसी के नीचे जाम्बिया, यहाँ पे भी काफ़ी तांबे का क्षेत्र है। तो हमने देखा जाम्बिया वाले एरिया में हमने खरीदा है। अब तांबे क्यों इतना महत्वपूर्ण है तांबा, क्योंकि ये मल्टीटास्कर है। मल्टीटास्कर का क्या मतलब हुआ कि तांबे बिजली के तार में भी यूज़ करते हैं हम, कभी एल्यूमिनियम लोहा तो यूज़ नहीं करते हैं। साथ ही ये 100% रिसाइकल भी हो जाता है, मतलब तांबे के पुराने तारों से नए तार बनाए जा सकते हैं। साथ ही ये भारत सरकार के क्रिटिकल मिनरल में आता है। क्रिटिकल मिनरल मतलब सरकार के लिए जो भारत के लिए सबसे मेन खनिज होते हैं, जिनके बिना विकास रुक सकता है, तो उनमें आते हैं ये। अब तांबे की विशेषताएं क्या हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो तांबा आज से ही नहीं, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी क्या हुआ करता था भारत में या दुनिया में, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता हुआ करता था। ऐसे ही मिस्र की सभ्यता हो, कोई सी सभ्यता रही हो, मेसोपोटामिया की, सब में तांबे की धातुएं जरूर देखी जाती हैं। तो और तांबे को ही मिलाकर हमने कांसा भी यूज़ किया था। तो तांबा क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों अच्छा विद्युत और जो ताप है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जंग नहीं लगती है। ये पाया कैसे जाता है, तो अब तांबा ऐसे तो है नहीं सीधा मार्केट में मिल रहा होगा कि सीधे तांबे के बर्तन बन जाएंगे उससे, नहीं। तांबा जो अयस्क में मिलता है, मतलब जो टुकड़े या चट्टानों में प्राप्त होता है, उसी को चट्टान को कहा जाता है। चालको पायराइट चट्टान है, उसमें ये पाया जाता है। 2000 साल और उससे पहले भी ये यूज़ होता रहा है। अब तांबे का मांग क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ होना ज़्यादा स्टार्ट हुआ है। अब भारत में क्या, मतलब अगर एक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, एक बड़ी कार बनाने में, अगर एक इस कार में मान लो ये EV कार है और इसे बनाया जाता है, तो इसमें 80 से 100 किलोग्राम सोचो तांबा यूज़ होगा इसमें। साथ ही साथ ऊर्जा, सौर ऊर्जा पैनल, बैटरियों में भी तांबे का यूज़ होता है। फाइटर जेट, मिसाइल, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ तांबे का यूज़ ना होता हो। अब अमेरिका और चाइना पहले ही अफ्रीका से और दक्षिण अफ्रीका में तांबे की खदान को खरीद चुके हैं, और भारत भी अब खरीद रहा है। अब तांबे का हम अगर देखें तो उत्पादन के बारे में क्या इतना महत्वपूर्ण है, तो ये सबसे मेन पॉइंट रहेगा कि उत्पादन हमारा गिरा है, और थोड़ा नहीं 8% के आसपास। जैसे कि 18-19 में अगर हम देखेंगे तो उत्पादन लगभग 4 के आसपास हमें दिख रहा है उत्पादन, और 18-19 से लेके अब वर्तमान में हमारा रह गया 3.8 के आसपास। तो हमारा जो उत्पादन है वो गिरा है। तो उत्पादन गिरना एक महत्वपूर्ण समस्या रही है भारत की। और भारत में जो तांबा पाया भी जाता है वो निम्न गुणवत्ता का पाया जाता है। तो ये चीज़, अब एक तथ्य अगर देखें रोचक सा, कि एक बोइंग का जहाज़ होता है, तो बोइंग का जहाज़ मतलब जो हवाई जहाज़ उड़ रहे होते हैं, उनमें लगभग एक जहाज़ में 190 किलोमीटर तांबे के तार बिछे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब भारत में भंडार की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भंडार है 52%, वो खेतड़ी राजस्थान में। अब इसे समझना वैसे ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ताम्र पाषाण सभ्यता हो, कांस्य युगीन सभ्यता हो, इसी एरिया में तो डेवलप हुए थे। तो राजस्थान सबसे मेन है खेतड़ी में। उसके बाद है बालाघाट, मध्य प्रदेश वाला एरिया, जो दूसरे नंबर पे भारत में तांबे के लिए, भंडार के लिए। तीसरे नंबर पे झारखंड है। क्या इन्हीं में मिलता है, नहीं, इनके साथ साथ और क्षेत्र हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, मणिपुर की साइड हो, इन एरिया में भी मिलता है। मुगल हो, अंग्रेज हो, सब ने इस एरिया से खनन किया। साथ ही इम्पोर्टेंट क्या है कि मध्य प्रदेश में जो बालाघाट में एशिया का सबसे बड़ा तांबा खदान है। तो कहाँ पे, एशिया में सबसे बड़ा खदान कौन सा है, बालाघाट। याद करने की ट्रिक क्या है, राजा मेड झाड़, ऐसे याद करते हैं। राजस्थान मेड और झाड़ मतलब झारखंड वाला एरिया। तो ये है। इसके बाद तांबे के क्षेत्र देखें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम में एरिया कौन सा है, रांगपो। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग वाला एरिया है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग वाला एरिया है, और मणिपुर वाला एरिया है तांबे के लिए। इन क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो पूछ लिया जाए रांगपो क्षेत्र किस राज्य में है,
है जहाँ तांबे पाया जाता है, तो कहाँ पे, सिक्किम वाले। अब दुनिया में देखें तो दुनिया में तांबे के सबसे बड़े उत्पादक की बात करें तो चिली सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब दुनिया का 27% जो आता है तांबा वो इसी एरिया से आता है। फिर DRC जो अभी हमने देखा अफ्रीका में, और इसके बाद पेरू है। ये दोनों तो अमेरिका ही में हो गए, मतलब साउथ अमेरिका में हो गए, पेरू और चिली। DRC अफ्रीका में दूसरे नंबर पर सबसे मेन है। उसके बाद है तांबा का उपयोग देखें तो हमने देख ही लिया, सब क्षेत्र में उपयोग हो सकता है, बर्तन ये सारी चीज़ें। भारत में तो तांबे के बर्तन, चूँकि वो रोगाणु नाशक होता है तो इसमें पानी वगैरह भी पिया जाता है, तो ये सारी चीज़ देखी। अब तांबे का उपयोग और किस क्षेत्र में हो सकता है, जैसे पाइपलाइन है, जंग ना लगे पाइपलाइन में तो हम क्या करेंगे, तांबा यूज़ करें। मशीनरी, मिश्र धातु सब में यूज़ कर सकते हैं। अब इससे संबंधित है UPSC के लिए क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये मैचिंग का है एक्सरसाइज, तो ये हमने जो अभी पढ़े थे वो मैचिंग के लिए हैं। इसके बाद तांबे का हम देख ही सकते हैं निष्कर्ष में कि अब विदेशी जो हैं वो लोग क्या हैं, अमेरिका वगैरह पहले से खनन खरीद रहे हैं, तो भारत को भी खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा ज़रूरतें, तांबे की ज़रूरतें बढ़ने वाली हैं। अब अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट के बारे में बात करें तो ये नाम क्या है, अंटार्कटिका सरकमपोलर। तो अंटार्कटिका मतलब कौन सा एरिया, ग्लोब का साउथ वाला एरिया अंटार्कटिका है। तो यहाँ पे एक बात करी जा रही है, करंट है, करंट का मतलब एक जलधारा, वायुधारा, यही तो होती है करंट। तो यहाँ पे सरकमपोलर करंट एक जलधारा है जो धीमी हो गई है, तो इसके लिए चेतावनी दी गई है। तो वैज्ञानिकों ने अभी कहा है कि कार्बन उत्सर्जन अगर तेज होता रहा तो 2050 तक ये जो धारा है 20% कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो ये हमने देखा, तो ये सबसे बड़ा, अब सरकमपोलर करंट के बारे में बात करें तो ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा, सबसे तेज महासागरीय जलधारा है, ओशियन करंट है, जो अंटार्कटिका पर पूरी तरह पश्चिम से पूरब की ओर दिशा में बह रहा है। कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे करके बह रहा है, तो इधर पश्चिम आ जाता है, पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे ऐसे चलेगा ये पश्चिम, तो क्लॉकवाइज टाइप का। तो ये घड़ी की सुई के साथ ही है। और चूँकि साउथ वाला एरिया अगर हम देखें ग्लोब पे, तो बीच वाला एरिया व्यापारिक पवनों का होता है, नीचे जाने पर पछुआ पवनों का होता है ये वाला एरिया। तो ये पछुआ पवनों द्वारा संचालित जो हवाएं होती हैं वो इस एरिया में पानी वगैरह ले जाती हैं, तो इस एरिया में ऐसे चलता है। ये एकमात्र दुनिया की जलधारा है जो पूरे दुनिया का चक्कर लगाती है। दुनिया का चक्कर कैसे, क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र है, तो अगर यहाँ पे चक्कर लग गया तो दुनिया का चक्कर लग ही जाएगा। मतलब ये ग्लोब है, ग्लोब का चक्कर लग गया यहाँ पे, तो हम देख समझ लेंगे ना पूरा चक्कर। जैसे एक तरफ ऑस्ट्रेलिया मिल गया, साउथ अमेरिका मिल गया, अफ्रीका मिल गया, तो पूरा ये चक्कर हो जाता है। तो अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट के बारे में हमने देखा ग्लोब में। अब ये धीमा हो रहा है क्योंकि प्रदूषण वगैरह ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं। इसका महत्व क्या है, बर्फ़ का संरक्षण। ये ठंडी चूंकि करंट है जो गर्म जल को अंटार्कटिका तक पहुंचने से रोकता है, जिससे यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। कार्बन अवशोषण, तो महासागर द्वारा वायुमंडल से ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैव विविधता का संरक्षण होता है, जैसे झींगा, मोलस्का जो भी यहाँ पे पाए जाते हैं उनका थोड़ा संरक्षण होता है। तो हमने क्या क्या जाना, ये उत्तरी में है कि दक्षिण में, तो साउथर्न ओशियन में है ये, जिसे हम दक्षिणी महासागर कहते हैं। यह करंट कहाँ बहता है अगर पूछा जाए तो, ये अगर महासागर की बात करेंगे तो जिसे कहा जाता है दक्षिणी महासागर, उसमें बहता है, ना कि प्रशांत महासागर, ना कि अटलांटिक महासागर। नाम क्या है, अंटार्कटिका सरकमपोलर, और अंटार्कटिका वाला एरिया घिरा हुआ है साउथर्न ओशियन से। तो ये देखा हमने, ये जो दृष्टिकोण अगर इसे थोड़ा देखें तो ये 30 मिलियन वर्ष पहले ये स्टार्ट हुआ था ये वाली चीज़ें। और ये इसकी खोज किसने की थी वैसे अंटार्कटिका वाले एरिया की, तो 1775 में जेम्स कुक व्यक्ति हुआ करते थे। कौन से, जेम्स कुक व्यक्ति। इन्होंने इसके घूर्णन को नोट किया था, मतलब जो अंटार्कटिका सरकमपोलर वाला एरिया है। तो ये देखा हमने। अब धीमा होने के कारण महासागर की लवणता में परिवर्तन हो रहा है, तो महासागर के हिमखंडों का तेजी से पिघलना और बॉटम पर आ रहे हैं। अब सोचो अगर बर्फ़ ऊपर की तरफ आएगी तो जलधाराएं जो बह रही होंगी उसे रोकेगी कि नहीं। तो ये पवन की दिशा और वेग, जलवायु परिवर्तन के कारण जो पछुआ पवनों की दिशा, गति, हर एक चीज़ में बदलाव ही आएगा। साथ ही पॉजिटिव फीडबैक लूप, मतलब बर्फ़ की कमी होने के कारण महासागर अधिक सूर्य ऊर्जा अवशोषित करेंगे, जिससे जो पानी होगा गर्म होगा, जल, तो ये सारी चीज़ें एक समस्या क्रिएट करेंगी। कमज़ोर होने से प्रभाव क्या होंगे, तो ये नॉर्मल प्रभाव होगा कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अंटार्कटिका में जैव विविधता खतरे में आ जाएगा, वैश्विक महासागर। तो ये सादा से जो चेंज हैं ये तो होते ही होते हैं कहीं भी। अब कुछ भी होगा, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ी घट रही होगा ना, जैव विविधता जो वहाँ पे पशु जीव जंतु हैं
उन्हें हानि होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में देखा। अगला इसके बारे में है निष्कर्ष में, तो हम कहेंगे कि हमें धीमा होने से रोकना होगा और आगे क्या होगा ताकि, और इसके लिए क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के उत्सर्जन को कम करेंगे। ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 कुछ क्वेश्चन है, जैसे किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो दक्षिण से मतलब उत्तर से पूरब, दक्षिण से पश्चिम से पूरब क्या है। उसके बाद है किस पवनों द्वारा नियंत्रित होती है, पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पवनें। तो ये बताना है। अब इनमें इंपॉर्टेंट है, ध्रुवीय पवनों भी एग्जाम्पल है। साथ ही और देखें क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है कि कमज़ोर होने का प्रभाव नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो उसके बाद है कह रहा है कि कमज़ोर होने का मुख्य कारण में क्या मुख्य कारण है। तो ये सारे क्वेश्चन अब हमें अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद देखें कि भारत में अधिकरण के बारे में न्यूज़ आई है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, एक हम जानते हैं कोर्ट होते हैं, मतलब जो कानून के लिए है न्यायालय। अब न्यायालय हर एक चीज़ के लिए तो कानून बना मतलब सही से निर्णय दे नहीं सकता, क्योंकि सोचो न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई जज बैठा है और जज ने पूरे जीवन में विधि ही पढ़ी है, कानून पढ़ा है, पर उसने कभी इन्वायरमेंट की क्लास ली नहीं थी, इन्वायरमेंट पढ़ा नहीं उसने। अब अगर उसके पास केस आता है CO2, O3, H2O इनसे संबंधित, क्या वो सही से निर्णय दे पाएगा? नहीं, क्योंकि विशेषज्ञता हो सकता है उसके पास उतनी अच्छी ना हो। अब क्या होगा, तो सरकार मतलब अपने यहाँ क्या मतलब कानून है कि अधिकरण बनाए जाते हैं, ट्रिब्यूनल, विशेष रूप से इनमें कुछ विशेषज्ञ व्यक्ति को बिठाया जाता है, जैसे NGT वाला कानून है। NGT में क्या होता है, पर्यावरण से कोई मुद्दा जाता है तो NGT में जाता है, इससे यहाँ पे निर्णय तुरंत हो जाते हैं और विशेषज्ञ होते हैं तो अच्छी चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अधिकरण के निकले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, लास्ट में तो जा ही सकते, पर प्रयास किया जाता है कि ट्रिब्यूनल में उन्हें आसानी से सुधार किया जा सके। अभी पर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो काफ़ी पुराने ट्रिब्यूनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका थी, उस पर सुनवाई कर रहा है। इस दौरान कोर्ट ने अधिकरणों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया, जैसे कि ट्रिब्यूनल में नियुक्ति नहीं होती है, स्वतंत्रता का ह्रास हो रहा है, न्यायिक लंबित मामले बढ़ रहे हैं। तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, फिर फ़ायदा ही क्या है जब सारी समस्याएं इनमें भी चल ही रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अब समझना है। अब अधिकरण को समझते हैं। अधिकरण एक अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल निकाय होते हैं। तो क्वासी जुडिशियल अर्ध निकाय का मतलब क्या होगा, पूरी तरह कोर्ट तो है नहीं, अर्ध न्यायिक निकाय हैं, जिन्हें विशिष्ट मामले, अभी देखा ना, विशिष्ट मामले, मान लो पर्यावरण का जाए, मान लो जैव विविधता का जाए या कोई और जाए, तो विशिष्ट मामलों के लिए स्थापित किए जाते हैं, जैसे टैक्स का हो सकता है। अब अधिकरण क्या कहीं संविधान में उल्लेखित हैं क्या, और उल्लेखित हैं तो कब से उल्लेखित हैं, तो 42वां एक संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 42वां संविधान संशोधन में अधिकरणों को संवैधानिक मान्यता मिली थी। तो 323 का ए और 323 का बी, दो जो क्लॉज थे वो जोड़े गए थे। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत 300A और बी को जोड़ा गया था, 323 के ए और बी को। अब इम्पोर्टेंट इस वजह से ये है कि अगर ये पूछ ले कि 323A और 323B क्या शुरुआत से जुड़े हैं, तो हो सकता है एक बार को कंफ्यूज हो जाए, बिल्कुल हो सकता है शुरुआत से ही जुड़े हों, तो ये एक दिक्कत है। इसके बाद अगर हम देखें 323 का ए कहता है कि लोक सेवकों की भर्ती, मतलब जो सरकारी नौकरी लगती है उनकी भर्ती और उनकी सेवा से जुड़ा अगर कोई विवाद जाता है तो वो प्रशासनिक अधिकरण में जाएगा। तो 323 के ए में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण, मतलब इसमें हम लोगों का केस नहीं जाएगा नॉर्मल, इसमें जाएंगे प्रशासन से जुड़े मुद्दे, प्रशासन में भर्ती, सेवा, भ्रष्टाचार, ऐसी चीज़ें। जबकि 323 का बी अन्य अधिकरण की बात करता है। अन्य में टैक्स हो सकता है, भूमि हो सकता है, औद्योगिक विवाद हो सकता है, NGT हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर जो इसके बाद आएगा प्रशासन के बाद, 323 का बी आता है। अब अधिकरणों की स्थिति देखें और आंकड़ों से देखें। अब न्यायपालिका में लगभग करोड़ों की संख्या में क्या है, 4.5-5 करोड़ के आसपास केस लंबित है। अधिकरण में थोड़ा देखो, अधिकरण में बिल्कुल ही कम केस हैं इस मामले में, तो 4.5 करोड़ केस लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों में, हाई कोर्ट में। अधिकरण में 3 लाख केस लंबित हैं। तो पर अगर हम ये भी तो कह सकते हैं कि लंबित तो इनमें भी बहुत हैं, क्योंकि अधिकरण में हर एक केस तो जाता नहीं, तब भी 3 लाख है, तो कार्य तो इनका भी स्लो ही चल रहा है। फिर कैट में, कैट से हाई कोर्ट में अपील। अब कैट में क्या हो, केंद्रीय जो प्रशासनिक अधिकरण के 30% से अधिक मामले हाई कोर्ट में जाते, मतलब जब जो ये वाला अधिकरण है प्रशासनिक अधिकरण केंद्रीय, अब ये जब कोई निर्णय दे देता है तब भी मामला, मतलब 323 का ए जब कोई निर्णय देता है तब वो मामले भी हाई कोर्ट में अपील के लिए चले ही
ही जाते हैं, तो फिर फ़ायदा ही क्या रहा इनका। तो निष्कर्ष में हम क्या कहेंगे, कोर्ट अधिकरण का मामला क्या होता है कि न्यायपालिका पर दबाव कम होना चाहिए, पर आजकल हो क्या रहा है, कोर्ट के बाहर एक और कोर्ट बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये निर्णय देते हैं फिर वो अपील हो जाती है उन पर। तो ये है। अब कुछ केस स्टडी देखते हैं जो हमें यूज़ करने हैं मेंस में भी, और प्री में याद ही रखना है कि क्या विवाद है। तो ऐसे ही कोर्ट बनाया था, मतलब अधिकरण बनाया था NGT 2010 में, काफ़ी बार प्री में आ भी चुका है ये। तो 2010 में ये क्या हुआ है कि NGT बनाया गया था। उद्देश्य क्या होगा सोच लो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, पर्यावरण के मुद्दों पर जांच करना। 2010 में बनाया। ऐसे ही 23 में बना पॉक्सो एक्ट के लिए। तो पॉक्सो में क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा, अब इसी के अंतर्गत मतलब पॉक्सो केस एक चला था, उसमें क्या हुआ, दुनिया के सबसे बड़े स्टील कंपनियों में से एक जो पॉस्को वाला था को और उड़ीसा में मंजूरी मिली थी। NGT ने इसे रद्द कर दिया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो एक केस के जरिए क्या हुआ था, प्लांट को मंजूरी को रोक दिया गया था NGT ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, बाद में ये केस फंसा चला गया। जो लोगों को निवेश करना था भारत में, उन्हें 52,000 करोड़ भारत में निवेश करने थे, वो उन्होंने करे ही नहीं, क्योंकि मामला NGT के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, तो फंस गया। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो हम क्या कहेंगे, ट्रिब्यूनल और कोर्ट के चक्कर में जब केस फंसते हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे भारत में ज़्यादा। तो ऐसी समस्याएं भी देखी जाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक पॉस्को का एक्ट हुआ करता, केस हुआ था 2013 में, उसके अंतर्गत एक ऐसा मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद अगला हम देखें केस स्टडी 2, एक ITAT एक आया था, मतलब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बना था, क्योंकि अभी हमने देखा 323 का B में जो है वो अन्य अधिकरण है, तो इसमें टैक्स का भी बन सकता है। तो 2023 तक 95,000 से ज़्यादा केस लंबित हैं और 50 से ज़्यादा हाई कोर्ट में चल रहे हैं। फिर क्या फ़ायदा हुआ, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों याद रखने हैं, ऐसे मेंस में क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। अधिकरण से जुड़े मुद्दे क्या हैं, तो अधिकरण न्यायिक स्वतंत्रता का संकट होता है। तो ये अगर प्री में आ जाए, मेंस में आ जाए, तो हमें समझना है। अब स्वतंत्रता का संकट है ना, तो चयन प्रक्रियाओं में अब ये दखल हो रही है कोर्ट के मामलों में, लंबित मामलों की इनमें भी संख्या बढ़ी रही है। बुनियादी ढांचे की कमी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब अच्छे ये कोर्ट वगैरह ये चीज़ें नहीं है। क्षेत्राधिकार का अतिव्यापन, तो अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र, अब कई मामलों में स्पष्ट नहीं होता अधिकरण का फैसला अंतिम होगा या इसे कोर्ट में निर्णय दे दिया। अब मान लो ट्रिब्यूनल ने मतलब एक निर्णय दे दिया, अगले दिन कोर्ट में चला गया, फ़ायदा क्या हुआ इसका, देरी और हो गई। तो अनावश्यक देरी होती है, क्योंकि दोहरा प्रक्रिया हो रही है, अब कोर्ट में भी चलेगा उसमें भी। तो एक तरीके से मतलब क्या है कि ये फंसी रहे हैं मामले। तो अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट में आएगा, क्या ट्रिब्यूनल के मामलों में अपील नहीं करी जा सकती, अब इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, अपील करी ही जा सकती है। ट्रिब्यूनल कब बने थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये सारी चीज़ें। अब अधिकरण के बारे में नियुक्ति, तो सभी अधिकरणों में नियुक्ति जो होती है वो स्वतंत्र आयोग बनाया जाना चाहिए, अभी है नहीं, अभी तो सरकार वगैरह मर्जी से हो जाता है। चयन समितियों में न्यायपालिका का प्रभुत्व होना चाहिए। अब आगे के लिए हमें क्या बता देना है कि जो चयन प्रक्रिया हो स्वतंत्र हो, न्यायपालिका के लोग शामिल हों उसमें, अधिकरणों में पर्याप्त जज स्टाफ, अब यही नहीं है तो समस्या ये भी है। एक अंतिम निर्णय बनाने की, मतलब ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि ट्रिब्यूनल निर्णय दे वो अंतिम दे। तो ये, और इनकी जो नियुक्ति हो जो सदस्यों की, वो पारदर्शी होनी चाहिए, डिजिटलीकरण बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, उद्देश्य से भटकाव ना हो, नया बोझ ना बने, क्योंकि अब केस दो जगह चल रहे हैं। तो ये सारे, अब इसके संबंध में क्वेश्चन देख लो। संवैधानिक मान्यता कब मिली थी, NGT का उद्देश्य क्या है, अधिकरण जो है कर के लिए कौन से मामले सुनवाई, कौन सा अधिकरण इनमें से करता है, कैट करता है, ITAT, NGT और SAT करता है। अब चंद्र कुमार एक सुप्रीम कोर्ट में केस में निर्णय दिया गया था, तो इसमें कहा गया था कि अधिकरणों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तभी से ये दी जा रही है। तो अगर पूछ लिया है तो ये कहा था किस में, सुप्रीम कोर्ट में ने निर्णय दिया था। अगला जो आर्टिकल है वो है सौर चक्र के बारे में। तो सौर चक्र एक नॉर्मल सा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। तो सौर चक्र सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधियों से है, तो सोलर एक्टिविटी से होता है। इसमें क्या होता है, गत्यात्मक बदलाव आते हैं, मतलब सूर्य की स्थिति में बदलाव आते हैं सूर्य पे, और ये 11 वर्षों का होता है। मतलब एक बार जो चक्र चलेगा वो 11 वर्षों का होता है, और इसमें चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है, मतलब सूर्य के क्षेत्र में कहीं मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होता रहता है हर 11 साल में। अब
होगा क्या, जब ये चेंज हो जा है तो सूर्य पे जो सन स्पॉट हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, सन स्पॉट जो सौर धब्बे होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जब मैग्नेटिक क्षेत्र बदलेगा, कुछ चेंजेस आएंगे इस सतह पर, तो हमें जो सौर धब्बे हैं, काले धब्बे, वो सूर्य की सतह पर दिखाई देने पड़ेंगे। सौर ज्वाला मतलब सूर्य की सतह पर ऊर्जावान विस्फोटक होते हैं। इससे कोरोनल मास इंजेक्शन होता है। कोरोनल मास का मतलब सूर्य के आसपास से ये जो निकलता है ना सौर ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो इसे कहते हैं मास इंजेक्शन। विशाल प्लाज्मा और चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। मतलब हम क्या कहेंगे, सौर ऊर्जा एक सौर चक्र है, वो एक नॉर्मल चक्र है जो 11 साल के बाद होता है। अभी मिशन शामिल हैं जो सौर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अपना इसरो का आदित्य L1 है, यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री या मतलब अंतरिक्ष का है, प्रोब 3 है, और नासा का एक पंच मिशन है। तो अगर ये तीनों पूछ ले किससे संबंधित है, सौर से, तो कौन सा, आदित्य L1, प्रोब 3 और पंच जो है नासा का है। अब हर साल 11 साल में बदलता है। इसमें सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र उलट जाता है। इसके बाद चुंबकीय ध्रुव बदल जाते हैं, मतलब ऊपर का ध्रुव नीचे की तरफ, मतलब ये ध्रुव थोड़ा चेंज हो जाते हैं। सौर मैक्सिमस जो स्थिति आती है, इससे सूर्य का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त अवधि मानी जाती है। तो पूछा जाए सौर मैक्सिमम में, तो हम मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं। तो सोलर मैक्सिमम में हम सूर्य की सबसे अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाते हैं। और क्योंकि सूर्य की गतिविधियाँ चरम पर होती हैं और सौर कलंक दिखाई देते हैं इस टाइम पर, और इसी में मुख्य घटनाएं इस टाइम सोलर फ्लेयर होती हैं। फ्लेयर मतलब ऐसे ही सूर्य की किरणें वगैरह ही निकल रहा होता है, विस्फोटक। और सोलर मिनिमल एक सिचुएशन होती है, मैक्सिमम के बाद चल आता है ये। इसमें गतिविधियाँ कम होती हैं तो सौर कलंक कम दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी सौर चक्र के बारे में। तो ये वाला इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल हो सकता है सौर के बारे में। अब मतलब ये मेन चीज़ है। ऐसा कभी हुआ था वैसे सौर चक्र में से कि ज़्यादा प्रभावित, तो सोचो एक दिन आपका मोबाइल, इंटरनेट, जीपीएस सब बंद हो जाए। तो ऐसा हुआ था एक बार 1959 में। अब सोचोगे तब तो मोबाइल चलते नहीं थे, तो तब टेलीग्राफ चलता था। तो जो 1959 में हुआ था, 1859 में सौर स्टॉर्म आया था, मतलब सौर का तूफान आया था धरती पर। जितना भी टेलीग्राफ वाला जो हुआ करता था, उस टाइम टेलीग्राफ चलता था, तो टेलीग्राफ सिस्टम को जला दिया था। तारों में अचानक इतनी बिजली दौड़ गई थी कि ऑफिस तक जुड़ गए थे, क्योंकि सौर से बिजली जब आती है, सौर ऊर्जा ज़्यादा आती है तो वो काफ़ी आती, तो बिजली ज़्यादा हो गई थी। तो उस टाइम काफ़ी ऐसी समस्या आई थी, तूफान आए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में देखा। अगला है हमारा वॉलेस लाइन के बारे में। तो वॉलेस लाइन क्या है, तो इसे समझते हैं मैप के माध्यम से। ये एक लाइन है, इसका नाम रखा गया है वॉलेस लाइन, और इसे बेवर लाइन इधर कहा जा रहा है। तो वॉलेस लाइन, बेवर लाइन, ये वाली लाइनें हैं। तो वॉलेस लाइन है क्या, ये समझते हैं। तो सोचो अगर हम एक एरिया में लाइन खींच दें और उसके बाद ये डिसाइड कर दें कि आधे जीव इस साइड के अलग रहते हैं और आधे जीव इस साइड के अलग रहते हैं। अब ये लाइन खींची, हम तो पढ़ने के लिए कह सकते हैं कि इधर अलग कॉन्टिनेंट है, पर सोचो वॉलेस लाइन एक ऐसे एरिया में जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी। अब ऑस्ट्रेलिया के आसपास, इंडोनेशिया में, मतलब ये वाला पूरा एरिया, फिलीपींस वगैरह, न्यू गिनी, पर यहाँ वॉलेस लाइन, वाटर लाइन, वेवर लाइन, ये सारी लाइनें हैं। अब इनसे हो क्या रहा है, इनमें प्रजातियाँ विविधता देखी जा रही। मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि इस ओर जब हम लाइन के चलते हैं तो बिल्कुल अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती, इस साइड चलते हैं तो बिल्कुल अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती, जबकि ऐसा होना चाहिए ना कि यहाँ समानता होनी चाहिए। तो वॉलेस लाइन महाद्वीपों के बीच प्रजातियों के अंतर को समझाने वाली एक सीमा है। तो ये हमने समझा। तो एक तरफ दूसरे जीव रहेंगे, उसी के जीव उसी टाइप के, पर अलग तरीके के जीव दूसरी जगह रहेंगे। तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये देखा जाता है वॉलेस लाइन। तो कम दूरी पर प्रजातियाँ बदल जाती हैं, जबकि ऐसा होता है कम दूरी पर तो सेम और रहते हैं। तो यह लाइन जो बाली आइलैंड है, तो यहाँ देखते हैं ये छोटा सा बाली आइलैंड है, ये रहा बाली लोम्बोक आइलैंड। तो बाली लोम्बोक के बीच से गुजरती है, बोर्निया सुलावेसी के बीच होते हुए इधर नीचे मिलेंगे बोर्निया सुलावेसी आइलैंड वगैरह, ये रहा बोर्नियो सुलावेसी, और यहाँ से होते हुए मुड़ जाती है। मतलब मेन है कि हमें याद रखना चाहिए कौन से कॉन्टिनेंट और कहाँ पे है। तो बाली लोम्बोक के आसपास है। वॉलेस लाइन प्रजातियों में अलग अलग के विकास के कारण क्या है, क्यों, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस साइड से नहीं जुड़ा था, ऑस्ट्रेलिया ये अपना इंडिया वाला एरिया से जुड़ा था। तो टेक्टोनिक प्लेट का प्रभाव था, तो ऑस्ट्रेलिया एशियाई प्लेट से टकराव और परस्पर प्रभाव से जुड़ा था। अब बाली लोम्बोक सुलावेसी का निर्माण हुआ था। इसके बाद है मतलब ये अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटें थी, अलग अलग पर्यावास है। ये द्वीप अलग अलग प्राकृतिक पर्यावासों के रूप में काम करते हैं। तो इन दोनों का मतलब क्षेत्र अलग रहा है, इस वजह से ये है। तो हमने क्या समझा वॉलेस लाइन के बारे में। तो सबसे पहले वॉलेस लाइन है कहाँ पे, तो वॉलेस लाइन इंडोनेशिया के कुछ द्वीप और ऑस्ट्रेलिया की तरफ होता है। यहाँ
थोड़ी एक तरीके से कह सकते हैं रहस्यमयी सी चीज़ है कि एक तरफ और दूसरी तरफ के जीवों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। अब जैसे कि इसे थोड़ा और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि रेखा के अगर हम पश्चिम में चलें, पश्चिम में, तो इधर मिलते हैं हाथी, गैंडे, यही तो हम देखते हैं एशिया में। जबकि हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो कंगारू मिलते हैं, जबकि और कहीं कंगारू दुनिया में नहीं मिलते। कंगारू, कोआला, ये जानवर मिलते हैं लाइन के इस साइड। खोज किसने करी थी अगर ये किसी ने खोज, तो अगर सोचो वॉलेस लाइन है तो किसी वॉलेस व्यक्ति ने ही की थी। तो 1859 में एक व्यक्ति थे ब्रिटेन के जो प्राकृतवादी अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, उन्होंने ये जो खोज की थी। तो ये सारी चीज़ गई और इसी के तहत इसमें ये जो वॉलेस लाइन है वो डार्विन के सिद्धांत पर ही आधारित है कि प्राकृतिक चयन है कि कुछ जीव लाइन के इस साइड ही रहते, वो कभी इस साइड नहीं आए, और कुछ जीव इस साइड ही रहते हैं। तो ये डार्विन कहता है ना कि प्राकृतिक चयन हर जीव अपना कर लेता है, तो उसी के संबंधित ये बात हमने देखी इसके बारे में। अगला है गम के बारे में। तो गम अरेबिका, तो ये कौन सा वाला गम है, ये रबड़ जो होती है वो वाला, मतलब खाने वाला। तो एक है तो सूडान, जो युद्धग्रस्त सूडान चल रहा है, सूडान अफ्रीका में, तो सूडान में गम अरेबिका की तस्करी वैश्विक स्थिति पर प्रभाव डाल रही है। तो सूडान दुनिया में 80% गम अरेबिका उत्पादित करता है। कौन सा वाला, दुख वाला गम नहीं है, ये कौन सा मैजिक गोंद है एक तरीके से, और ये रेगिस्तानी एरिया में होता है। कौन सा, रेगिस्तान में एरिया। अब हम जानते हैं बबूल का पेड़ तो इंडिया में होता ही है, तो बबूल के पेड़ से जो गम निकाला जाता है ये गोंद, तो यही है। तो इसे गम को, गोंद तो हम जानते ही हैं गोंद ही है ये, तो गोंद, तो ये वाला एरिया है। तो सूडान में सबसे ज़्यादा निकाला जाता है तो बबूल गोंद। ये बबूल के वृक्षों के सूखा हुआ जल से घुलनशील पदार्थ बनता है। तो जो बबूल का पेड़ होता है, वृक्षों से प्राप्त सूखा हुआ जल में घुलनशील पदार्थ होता है। बबूल के पेड़ अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब साहिल क्षेत्र कौन सा है, तो अफ्रीका का ये जो एरिया है वो साहिल क्षेत्र है, सहारा के ऊपर थोड़ा साहिल क्षेत्र है, जहाँ दोनों तरीके की विशेषता पाई जाती है, सहारा की और जो वन वाला क्षेत्र है दोनों की। तो ये तो बबूल इस एरिया में पाए जाते हैं, सही गम बेल्ट या गोंद बेल्ट भी कहते हैं, जहाँ पे वृक्ष, सवाना, ये चीज़ें पाई जाती हैं। संरचना क्या उसी है, पॉलीसेकेराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इसमें पाए जाते हैं। उपयोग, अब इसका उपयोग तो अब सोचो गोंद का उपयोग किसी भी जगह कर सकते हो, सौंदर्य वाले में, पेय में, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उन सब में, कोल्ड ड्रिंक में, चॉकलेट में, सब में ये यूज़ चीज़ें होती हैं। तो ये तो खाने योग्य ये गोंद होती है। कहाँ होती है, हमने देखा अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ, सूडान वाले एरिया में होता है, और ये अफ्रीका में पाई जाने वाली अकेसिया पेड़ों से और निकाला जाता है। तो अकेसिया एक पेड़ और होता है, वहाँ से भी ये गोंद निकाला जाता है, तो अकेसिया गोंद इसे कह देंगे। जो अकेसिया दुनिया में 80% यहीं से निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी, और अभी से नहीं है गोंद, मिस्र की सभ्यता में 2000 BC में भी ये गोंद यूज़ मिलता है यहाँ पे हमें। तो गोंद काफ़ी पुराना है, अभी से यूज़ नहीं हो रहा, काफ़ी पुराना है। इसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में देखते हैं। वैक्सीन, मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस होगा तो वैक्सीन होगा, तो इन्फ्लुएंजा होता क्या है, तो इन्फ्लुएंजा हम देखते हैं जो वायरस, जो बीमारियां होती हैं, सर्दी जुकाम, वो इन्फ्लुएंजा ही में तो आता है। तो सोचो हर साल एक बीमारियां आती हैं गैंग की तरह, और वो पूरे एरिया में क्या कर देते हैं, इम्यूनिटी ख़राब कर देते हैं और बीमारियाँ फैला देते हैं, यही तो होता है। और हर साल वो अपना रूप बदल लेते हैं वायरस, तो ये होता है। अब इससे होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू, जो बीमार बुखार आता है, तो ये, और इसमें इन्फ्लुएंजा में जो मेन समस्या होती है वो सांस की समस्या होती है, जो इन्फ्लुएंजा A, B, C और D वायरस से फैलते हैं। ये इन्फ्लुएंजा के प्रकार होते हैं, ABCD वायरस से फैलते हैं। इन्हें रोकने के लिए अब क्या किया जा रहा है, वैक्सीन विकसित की जाती है। तो सोचो कितना बढ़िया होगा। वैक्सीन क्या करेगा, जल्दी म्यूटेट करवा देगा, मतलब जो हमें एंटीबॉडी बनानी है वो जल्दी बनेगी, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो किया क्या है, अभी WHO ने 2025-26 के उत्तरी गोलार्ध मतलब अपने यहाँ उत्तरी गोलार्ध में इन्फ्लुएंजा सीजन में उपयोग किए जाने के लिए ट्राईवेलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की सिफारिश की है। तो इसने कहा है अभी WHO ने कि अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंजा होंगे, तो उसके लिए ट्राईवेलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का सिफारिश की गई है। तो अब देखते हैं इनकी वैक्सीन के प्रकार, जो ये कई सारे दे दिए हैं। तो एक अंडे आधारित वैक्सीन होता है, एक कोशिका संवर्धन है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड आधारित है। तो इन्हें देखते हैं। अब सबसे पहला है अंडे के आधारित एग बेस्ड वैक्सीन। तो इसमें क्या होगा, मुर्गी का अंडा लेंगे,
करेंगे, मुर्गी के अंडे में वायरस डालेंगे, मुर्गी के अंडे में क्या वायरस डालें, अंडे में वायरस बढ़ता है, फिर इसे वायरस को किल कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे या मार देंगे, फिर इसे निकाला जाएगा। फिर निकालने के बाद अब इसे कमज़ोर कर दिया पहले वायरस को, अंडे में बढ़ा था, ऐसे जो अंडे रखे हैं अब इन अंडे को लैब में हमने पहले इन्हें खूब संक्रमित कर दिया, खूब बीमारी फैलवा दी, फिर इनमें जो वायरस को पकड़ा और उन्हें हाथ पैर उनके तोड़ दिए, कमज़ोर कर दिया, मतलब उन्हें कमज़ोर कर दिया। और उस कमज़ोर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बॉडी में डालेंगे इन्हें वैक्सीन के माध्यम। अब सोचो बॉडी अगर असली वाले डाल देते ना तो बॉडी ख़राब हो जाती, मतलब बीमारी हो जाती। अब कमज़ोर हाथ पैर तोड़ के डाले उन वायरस के, अब हमारी बॉडी क्या करेगी, जो WBC हैं वो सैनिक बॉडी के जो सैनिक है, सिपाही, वो सीधे अटैक करेंगे इन पे, और ये पहले से ही कमज़ोर हैं तो उन्हें तुरंत मार देंगे। अब असली वाला आएगा, अब इनकी प्रैक्टिस हो चुकी WBC की कि ऐसा वाला जब भाई वायरस देखे इन्फ्लुएंजा तो उसे अटैक कर देना। अब जब असली आएगा ताकतवर वाला भी, तो WBC तो पहले से प्रैक्टिस कर चुकी है ना, तो उन्हें आसानी से निपटा देंगे। तो ये होता है एग बेस्ड वैक्सीन वाला होता है। तो ये नाक से भी दिया जा सकता है, जो अंडे वाला बेस्ड होता है जो वैक्सीन लास्ट में बनता है, तो ये नाक से जो होता है इसे फ्लू मिस्ट भी कहते हैं, फ्लू मिस्ट मतलब नाक से दिया जाने वाला स्प्रे से भी दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आ गया एक सेल बेस्ड वाला, कोशिका संवर्धन आधारित या रिकॉम्बिनेंट वाला है। तो रिकॉम्बिनेंट या सेल बेस्ड वाला, तो इसमें क्या होते हैं, अंडे की बजाय स्तनधारी जो जीव होते हैं कि ना, स्तनधारी, क्योंकि अब आ गया ना कोशिका, सेल मतलब स्तनधारी, तो स्तनधारी कोशिकाओं की सेल जैसे किडनी कोशिकाओं में वायरस विकसित करते हैं। तो पहले हम एक जानवर को पकड़ेंगे, उस जानवर की किडनी में जो किडनी कोशिकाओं में वायरस को क्या करेंगे, विकसित करते हैं। फिर वही वाली बात है कि अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर ये चीज़ थोड़ी महंगी होती है क्योंकि तुम जानवर पर टेस्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये आया हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन जो है, तो रिकॉम्बिनेंट में वायरस के जेनेटिक कोड में प्रोटीन को अलग कर दिया जाता है। जो प्रोटीन जो मेन होती है उसे, मतलब हम क्या करेंगे, वायरस को पकड़ेंगे, उस वायरस के जो प्रोटीन जो बीमारी फैलाने वाले होंगे उसे अलग कर देंगे। वायरस कमज़ोर हो गया, अब डाल देंगे उन्हें, अब डालेंगे शरीर के अंदर, तो क्या हो जाएगा कि अब हमारा वही WBC इन पे फिर से प्रैक्टिस कर लेगा। तो ये सारी चीज़ होती है रिकॉम्बिनेंट। तो इसमें तो रिकॉम्बिनेंट में हमने क्या अंतर देखा इस वाले में, रिकॉम्बिनेंट में हम प्रोटीन, महत्वपूर्ण एक प्रोटीन होता है शरीर में जेनेटिक कोड में, वो क्या होता है, HA करके उसका नाम होता है, हीमाग्लूटिनिन। तो अगर पूछ ले तो हीमाग्लूटिनिन करके, तो ये हम क्या करें, प्रोटीन अलग किया जाता है, इसे बैक्टीरिया कोशिकाओं में बनाकर वैक्सीन तैयार कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ देखी। अगला जो लास्ट बचा वो है न्यूक्लिक एसिड आधारित वैक्सीन। इतने तरीके की वैक्सीन होती हैं, मतलब कहने का ये न्यूक्लिक आधारित। अब हम ये न्यूक्लिक शब्द तो समझते हैं DNA में और RNA में, तो वही चीज़ है। हम क्या करते हैं, mRNA और DNA वैक्सीन बना रहे हैं। अब mRNA वैक्सीन रोज़ चर्चा में चलती है, तो इसे पता भी होना चाहिए क्योंकि हमेशा आती रहती है चर्चा में। तो mRNA वैक्सीन में क्या होता है, वायरस के जेनेटिक कोड का छोटा हिस्सा शरीर में डाल देते हैं। जैसे एक वायरस को हमने पकड़ा, अब वायरस में पूरे में जीन होती हैं, जेनेटिक कोड होते हैं कि वायरस कैसा दिखता है, कैसे, हम उनका एक छोटा हिस्सा पकड़ेंगे और शरीर में डाल देंगे। अब हमारी कोशिकाओं को वायरस में तब तक, अब चूँकि वायरस पूरा तो गया नहीं है तो कमज़ोर है, अब हमारा शरीर उस वायरस को देखेगा, तुरंत से अपना बनाने लगेगा प्रोटीन, और जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय हो जाए, उसे पता लगेगा, उसे लगा यही बीमारी है, पर अभी तो बीमारी आई नहीं, पर असली आएगी तब तक वो फिर से तैयार हो जाएगा। तो तैयार के अलग अलग तरीके हैं। जैसे mRNA आधार पर ही फाइज़र ने वैक्सीन बनाई थी, जो फाइज़र कंपनी है, जो कोरोना की पहली वैक्सीन इनने ही बनाई थी, जो फाइज़र है, तो उन्होंने वो RNA आधारित ही ज़्यादा बनाते, इसे तेज़ी से तैयार किया जा सकता है। और पर इसी के साथ समस्या क्या है, जो ये वाली वैक्सीन होती है ठंडे में रखा जा सकता है। तो ये देखा, तो अपने तीनों में देखा, अंडे आधारित वाले में क्या हुआ था, उसे निष्क्रिय कर दे रहे थे या उसे तोड़ दे रहे थे, मतलब कमज़ोर कर दे रहे थे। फिर इंजेक्शन या नाक के जरिए अंडे आधारित। कोशिका वाले में क्या कर रहे थे, हम सेल उसकी जो है सेल उसको डाल रहे थे। इसका रिकॉम्बिनेंट में जेनेटिक इंजीनियरिंग का फ़ायदा ले रहे थे, mRNA में जेनेटिक वैक्सीन काम कर रहे थे। तो ये देखा हमने। तो अंडे आधारित टीकों के बारे में ये सारी चीज़ हमने देख ली हैं। अब कि मुर्गी में कैसे करते हैं, प्रसंस्करण, चुनौतियाँ वगैरह क्या हैं, ये पूरी चीज़ हमने देख ली हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है बोस मेटल को लेकर। तो बोस मेटल, तो कल्पना करो तुम्हारे पास एक ऐसी धातु है जो दिखती सामान्य सी, मतलब नॉर्मल है, सामान्य दिख रही है, कोई ऐसा विशेष नहीं है, जैसे लोहा वगैरह हम देख रहे हैं, पर उसमें सुपर पावर हो। अब सुपर पावर कैसी हो, वो बेहद कम टेम्परेचर कम में भी बिना रुकावट काम कर सके और ज़्यादा में भी कर सके, मतलब एक उसके पास ऐसी पावर है वो सुपर पावर टाइप की कि बेहद
कम टेम्परेचर में भी बिना रुकावट के बिजली प्रवाहित कर सके। तो इसकी मेन जो है बोस मेटल का, तो ये टेम्परेचर कम में भी बिजली प्रवाहित कर सकता है। तो ये अनोखी धातु है। तो क्वांटम बेस जो बोस मेटल है वो क्वांटम अवस्था है जो सुपर कंडक्टर क्या होता है कि बिजली बिना रुकावट के एक से दूसरी जगह जाएगी। सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर रोधक जो होते हैं, तो सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर मतलब रोधक के बीच स्थिति पाई जाती है। तो बोस मेटल वह क्वांटम अवस्था है जो सुपर कंडक्टर ऐसी चीज़ होती है कहीं भी कुछ भी एनर्जी फ्लो करोगे तो कोई रुकावट नहीं आएगी। अभी क्या होता है, बिजली हम जब एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो खर्च हो जाती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि बीच में अवरोध होते हैं। तो इसमें बोस मेटल में वही सुपर कंडक्टर जैसे गुण पाए जाएंगे। तो असामान्य धात्विक अवस्था ये थोड़ी इसमें असामान्य होती है, संघनित नहीं होते हैं, ना असीमित है ना शून्य है चालकता, मतलब ना तो बिल्कुल सुपर कंडक्टर ही है और ना बिल्कुल रोधक वाले, बीच की अवस्था है जो सबसे अच्छी भी अवस्था कह सकते हैं। और उसके बाद है बोस मेटल के जो साक्ष्य हैं वो नियोबियम डाइसेलेनाइड में मिले हैं। तो ये एक अवस्था हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 1990 के दशक में हमने क्या किया था, वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टिंग मेटेरियल्स जब चौथी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वो बताया था कि जब चौथी अवस्था मतलब क्वांटम फेज में प्रवेश करते हैं तो इंसुलेटर नहीं बनते, मतलब अवरोधक नहीं बनते। अवरोधक नहीं बनेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ है। तो इसी बात पर बोस मेटल के फेज, इस चीज़ को बोस मेटल फेज नाम दिया गया था। तो इसमें क्या मेन चीज़ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो बिना रुकावट के प्रवाहित हो सकते हैं। तो ये है। तो सुपर कंडक्टर, क्या ये बोस मेटल सुपर कंडक्टर डिवाइस है? बिल्कुल सही है। क्या ये इस पर अभी रिसर्च हो चुकी है? सब नहीं, अभी रिसर्च चल रही है। क्वांटम के रूप में ये यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में देखी हैं। तो इसमें ये सारा देखा हमने। उसके बाद शोधकर्ताओं ने यही जो नाम लिखा है, नियोबियम डाइसेलेनाइड में बोस मेटल की मौजूदगी के पुख्ता साक्ष्य पाए गए। उन्होंने कहा कि ये वाला जो मेटल है, मतलब ये वाली चीज़ है, इसमें ये बोस मेटल के साक्ष्य मिल सकते हैं हमें। उसके बाद सारी चीज़ें हमने देख ही ली हैं। इसमें कूपर पेयर बनते हैं लेकिन वे सुपर कंडक्टर की तरह संघनित नहीं होते हैं। मतलब ये मेन बात है कि सुपर कंडक्टर और उससे संबंधित ये धातु है, प्रोग्राम है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद है एनीमोन फिश। तो ऐसी वाली फिश हम कार्टून में देखते, मूवी वगैरह में देखते ही हैं, मतलब, और जो रंग बिरंगी टाइप की सी होती हैं। तो इन्हें ही नाम, एक इनमें से फिश होती है एनीमोन फिश। तो अब हो क्या रहा है, तो अगर ऐसा सोचो कि अगर किसी को घर की सुरक्षा जहरीले पौधे को देनी हो तो वही काम ये कर रही हैं एनीमोन फिश। तो घर की सुरक्षा किसी जहरीले पौधे के भरोसे छोड़ दी जाए तो ये क्या हो, अब इसका क्या मतलब हुआ, यह समुद्र में जहरीले जो सी एनीमोन के साथ रहती हैं, जो आगे इधर उधर पौधे जो दिख रहे हैं ये जहरीले पौधे होंगे। कैसे जहरीले? तो इनका नाम है ना एनीमोन फिश। तो जो एनीमोन करके ये क्या होती है, घास होती हैं, जहरीले सी एनीमोन होते हैं, उनके साथ ये रहती हैं और जीवन भी बिताते हैं। तो अगर देखें एनीमोन फिश, जैसे क्लाउन फिश भी कहा जाता है क्योंकि ये कार्टून जैसे लगते हैं ना, तो क्लाउन फिश जोकर जैसे, तो क्लाउन फिश भी कहता है क्योंकि ये रंग बिरंगी फिशें होती हैं। खासतौर पर प्रशांत महासागर, पैसिफिक और हिंद में ये पाए जाते हैं। 22 प्रजातियां होती हैं और इनमें से सबसे फेमस ये एनिमोन वाली होती हैं। अब एक मूवी भी शायद सुनी होगी, फाइंडिंग नीमो करके है, फाइंडिंग नीमो, उसमें ऐसी ही मछली पे स्टोरी बनाई गई है। तो फाइंडिंग नीमो करके, तो नीमो एनीमोन फिश थी। अब इसमें बात करें कि हम एनीमोन और ये सी एनीमोन के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे का सहजीवी संबंध में रहते हैं। तो होता क्या है, सी एनीमोन एक समुद्री जीव होता है जिसमें सी एनीमोन होते हैं, ये जो दिख रहे हैं घासी, इनमें जीव होते हैं। तो वो सी एनीमोन एक जहरीले जीव होते हैं जिनके साथ ये मछली, अगर और कोई मछली छुए तो वो क्या हो जाएगी, मर सकती है। लेकिन एनीमोन फिश, इससे जहर में कोई नुकसान, मतलब इनमें इसका जहर का कोई नुकसान नहीं होता। तो इन्हें क्या मिल जाता है, आसानी से संरक्षण मिल जाता है। तो सी एनीमोन के बीच रहती है, इससे शिकारी मछली जो होती हैं इन्हें खा नहीं पाती हैं। तो एनीमोन फिश की त्वचा पर एक खास प्रकार का म्यूकस लेयर पाया जाता है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन हम पढ़ते हैं, जो एनीमोन के जहर से बचाता है इन्हें। तो एनीमोन में क्या हो जाता है, एनीमोन जो जीव है उनके जहर से ये बच जाता है और ये घास के आसपास इन्हीं एरिया में वो जीव रहते हैं, तो इनका रहता है। अब एनीमोन फिश के बारे में देखें तो सेक्स चेंज एबिलिटी इनमें पाई जाती है, मतलब नर और मादा एक साथ होते हैं। ये मादा मर जाए तो नर खुद को मादा में बदल सकते हैं, ये एनीमोन फिश की विशेषताएं होती हैं। तो अगर दोनों साथ में रह रहे पर एक मर जाए तो एक दूसरा अपना जो जेंडर है वो चेंज कर सकता है, इनमें ये विशेषता पाई जाती है।
प्राकृतिक घर जो इनका है वो इन्हीं के आसपास, सी एनिमोन के आसपास ही रहते हैं। तो ये वाली चीज़ रंगीले दिखते ही हैं, मतलब ये रंगीन होते हैं। तो ये अब ये कहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे, जैसे कोरल रीफ वगैरह एरिया होता है उन एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। पर कोरल रीफ चूँकि ख़त्म हो रहे तो ये वाली मछलियाँ भी ख़त्म हो रही हैं, इसलिए आजकल ये संकटग्रस्त में आती हैं। तो संकटग्रस्त मतलब थ्रेटन्ड वाली लिस्ट में ये आती हैं। तो सी एनिमोन फिश क्या सहजीवी संबंध में रहते हैं? बिल्कुल सही संबंध है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन में ये रहते हैं। सी एनिमोन और ये दोनों जीव हैं, बिल्कुल हैं। तो ये देखा हमने। तो एनिमोन जो फिश है वो उत्तम तैराक भी नहीं होते हैं, और सी एनिमोन डंक मारने वाले पॉलिप जो होते हैं, जीव होते हैं, ये पॉलिप्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इनमें। तो डंक मारने वाले ये कोरल और जेलीफिश को बहुत करीबी संबंध होते हैं इनके बारे। तो बस सहजीवी संबंध है इनका हमारा, और इनके हमने देख लिया। अगला है जो हेमोलिटिड डिजीज़ ऑफ द फेटस एंड न्यूबॉर्न। तो फेटस एंड न्यूबॉर्न, तो HDFN। तो HDF, तो कल्पना करो एक माँ है, वो RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप है, और बच्चा RH पॉजिटिव का है। जो बच्चा होगा वो किसका है? RH पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप का है। तो एक हम सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पे माँ है वो RH नेगेटिव। अब RH का इतना बेसिक तो पता होगा कि जो सेल्स, जो ब्लड सेल्स होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं। तो ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीबॉडी बैठा होता है वही उसका नाम होता है। तो A बैठा है तो A ब्लड ग्रुप हो गया, B बैठा है तो B ब्लड ग्रुप होगा, कुछ नहीं होता है तो O या 0 ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कहते हैं? ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, तो अगर ए के साथ साथ RH भी है यहाँ पे मौजूद तो उसे कह देंगे ए पॉजिटिव। अगर RH मौजूद नहीं है तो कह देते हैं RH नेगेटिव। तो एक सोचो, एक माँ है उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है RH में, और बच्चे में RH पॉजिटिव है। तो पहले सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अगली बार जब वही माँ बच्चे को RH पॉजिटिव को जन्म देती है तो माँ का इम्यून सिस्टम बच्चे के खून पर हमला करता है। क्यों? क्योंकि दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है। तो बच्चे का इम्यून सिस्टम, मतलब माँ का इम्यून सिस्टम बच्चे पर हमला करता है, और यही है HDFN। जब माँ का इम्यूनिटी भ्रूण के RBC को नष्ट करने लगता है तो भ्रूण RBC मर जाएगा, क्योंकि उसका पहले वाले बच्चे में ये दिक्कत नहीं होती, दूसरे वाले में होता है। तो HDFN जो होता है हीमोलिटिक, जो है हीमोलिटिक डिसीज ऑफ द फेटस एंड न्यूबॉर्न में एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें माँ का जो इम्यूनिटी भ्रूण होता है वो, मतलब इम्यूनिटी होता है भ्रूण की RBC को नष्ट कर देता है। ये तब होता है जब इन दोनों लोगों का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। सामान्य में क्या होता है? सामान्य में माँ और बच्चों का एक ही होता है, और सामान्य जो अगर देखें तो एक बच्चे में ये दिक्कत होती भी नहीं है। तो पहला वाला जो गर्भ होगा वो जन्म देगा, मतलब पहले वाले में जन्म होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे वाले में ये RBC नष्ट कर देगा, और कई सारी इससे बीमारियाँ और भ्रूण को समस्या भी हो जाती है। तो जैसे बच्चे में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, शरीर अत्यधिक तरल जमा हो जाता है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये देखा। तो अभी ये चर्चा में चल रहा था, तो हाल ही में लगभग 2.4 मिलियन शिशुओं को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई रक्तदाता का निधन हो गया है। तो एक ऑस्ट्रेलियाई रक्तदाता है, उनका निधन हो गया है क्योंकि उनके रक्त में कुछ ऐसे गुण हुआ करते थे कि जो ऐसी समस्याएं नहीं आती थी। तो जीवन रक्षक, तो एक दुर्लभ रक्तदाता का रक्त में एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में मौजूद थी, जिससे कई सारे बच्चों को बचाया गया था। तो कौन सा? उनके में एक एंटीबॉडी अलग से हुआ करती थी, जिससे क्या होता था, तो एंटी-D इंजेक्शन उन माताओं के लिए जीवन रक्षक का काम करता था जिनमें नेगेटिव हुआ करता था। अब सोचो, अलग अलग है, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग है। अब जैसे ही इस जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है उनका एंटी-D माँ के में इंजेक्ट करते हैं जैसे ही शरीर में, तो क्या हो जाएगा, उनका भ्रूण के साथ जो मतलब RBC नष्ट करने की प्रोसेस है वो नहीं होगी, तो उनका अब निधन हो गया। तो इस वजह से ही RSD पूछ ले तो ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। अगला एंटी-D इंजेक्शन के बारे में देखें तो ये दुर्लभ रक्तदाता के रक्त से तैयार किया गया इंजेक्शन था। तो इसमें एंटी-D एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में होता है और ये सारी चीज़ें हमने देखी ली, उन बच्चों को दिया जाता है। अब ये क्या है, तो ये भी हमने देखा लिया, एक ब्लड डिसऑर्डर होता है HDFN, ब्लड डिसऑर्डर होता है। इस बीमारी में भ्रूण की RBC तेजी से नष्ट हो जाती है, जिसे नाम क्या दिया जाता है, ये नाम याद रख सकते हैं, हीमोलिसिस नाम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हीमोलिसिस। तो ये जब माता और बच्चे के रक्त अलग अलग होते हैं, यदि माचा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हमने देख ही लिया इसके बारे में। रीसस फैक्टर, RH को ही तो हम रीसस कहते हैं, रीसस बंदर से। तो RH रीसस फैक्टर एक आनुवांशिक प्रोटीन होता है जो RBC की सतह पर पाया जाता है। प्रभाव क्या होता है, तो मिसकैरेज भ्रूण
में मतलब मृत बच्चों का जन्म लेना, ऐसी समस्या आती हैं। तो ये हमने पूरा टॉपिक देखा HDFN के बारे में, HDFN के बारे में। तो ये हुआ जो लास्ट है हमारा आज का, वो है लाइन ऑफ क्रेडिट। RBI से संबंधित है थोड़ा। तो लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, वो रोज़ 500 रुपये उधार मांगता है, रोज़ 500 रुपये उधार मांग रहा है। अब होता क्या है, और कभी 2000 मांग लेता है, कभी 500 मांग लेता है, मतलब ऐसे रुपए अलग अलग मांग रहा है। अब आप दिक्कत हो रही है पैसे देने में, तो अब एक समझ आप क्या करेंगे, ये कहेंगे देखो तुम्हें मैं अधिकतम 20,000 तक दे सकता हूँ रुपए, अधिकतम 20,000, और वो भी एक बार में नहीं देगा, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तब ले सकते हो, पर कितना 20,000 तक ही ले सकते। तो इसे ही कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। जैसे हम भारत में जैसे मलेशिया श्रीलंका को दे देते हैं कि तुम्हें 1 लाख करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट है, मतलब जब चाहो तब ज़रूरत के हिसाब निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हो जाता है, ऐसे योजना चल रही है, कुछ हो रहा है, तो उसमें जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकालना है, तब तक डले रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट अब समझ में आएगा, एक समय सीमा मतलब सीमा तय कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा उधार ही, मतलब इतना ही उधार मिलेगा और उतना ही निकाल सकते जितना ज़रूरी हो। तो उधारी की एक सीमा है, मेनली आसान भाषा में हम करेंगे, लाइन ऑफ क्रेडिट उधारी की एक सीमा होती है जिसमें मैक्सिमम लिमिट तय होती है, और लेकिन पूरा पैसा एक साथ दिया जाता है नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। तो एक होता है LOC, जो होता है लाइन ऑफ जो क्रेडिट है, जो LOC वो वाला नहीं है, LOC ये लाइन ऑफ क्रेडिट है। ये क्या होता है, पर्सनल वाला, व्यक्ति की ज़रूरतों के मुताबिक हो सकता है। एक LOC हो सकता है बिजनेस के लिए, एक LOC हो सकता है, मतलब ऐसे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग हो सकता है। अब जब हम गिरवी रखो, मतलब इसमें क्या होता है, एक तो सिक्योर्ड वाला होता है, मतलब गिरवी रख के ऐसा हम LOC देंगे, और एक होता है बिना अनसिक्योर्ड LOC। तो ये सारी चीज़ें देगी। अब ऋण में और इनमें अंतर क्या है, मेनली बात तो यहाँ पे फंसेगी ना। लोन ले रहे हैं, LOC में अंतर क्या है, अब ये लोन एक बार में पूरा मिल जाता है, लोन में क्या होगा पूरा एक बार, जब LOC मिलेगा ज़रूरत के अनुसार। LOC में क्या होता है, केवल ली गई राशि पर ही जो ब्याज लगेगा, ब्याज पूरे पे नहीं जितना निकाला है। LOC में एक फ़ायदा क्या है कि उतने पे ब्याज लगेगा जितना निकाला है ज़रूरत के लिए, जबकि ऋण में एक बार ले लिया तो लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसे बार बार ले सकते हैं LOC को, मतलब हर बार इसमें एक बार ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अभी क्या है, फ्लेक्सिबल ऋण सुविधा होती है, ये चर्चा में चल रहा, बार बार धन निकासी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब RBI ने NBFC को लाइन ऑफ क्रेडिट देने और पुराने ऋण चुकाने की समय सीमा बढ़ाने पर रोक लगा दी है। अब अभी तक क्या हुआ, NBFC जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनमें RBI ने रुपए दे रखा था इसी के अंतर्गत लाइन ऑफ क्रेडिट, अब वो चुका नहीं रहे, तो RBI ने कहा जल्दी से चुका दो और अब बढ़ाएंगे नहीं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ही ली हैं। तो ये हमारा 6 मार्च के सारे करेंट अफेयर्स थे।